आज हम पढ़ेंगे 12th केमिस्ट्री के यूनिट 9 उपसहसंयोजी यौगिक। इसमें देखते हैं उपसहसंयोजी रसायन किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उपसहसंयोजी रसायन कहलाता है। रक्त का हीमोग्लोबिन तथा पौधों का क्लोरोफिल क्रमशः आयरन और मैग्नीशियम की उपसहसंयोजी यौगिक है। ये हीमोग्लोबिन जो है आयरन का उपसहसंयोजी यौगिक है, कॉम्प्लेक्स है, और क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है, उपसहसंयोजी यौगिक है। योगात्मक या आणविक लवण जब दो या अधिक साधारण लवणों के विलयन को मिलाकर उनका क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो प्राप्त क्रिस्टल योगात्मक यौगिक कहलाता है या आणविक यौगिक कहलाता है। जैसे ये उदाहरण देखिए, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, इनको पानी में मिला दिया गया और क्रिस्टलीकरण किया गया, तो क्रिस्टलीकरण करने से हमको पोटास एलम प्राप्त होता है जिसको हम फिटकिरी भी कहते हैं। जलीय विलयन में गुणों के आधार पर आणविक यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। पहला द्विक यौगिक और दूसरा जटिल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक। पहला द्विक लवण या डबल साल्ट जिसको जालक लवण भी बोलते हैं, वे योगात्मक यौगिक जिनका ठोस अवस्था में अस्तित्व होता है परंतु जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होकर अपनी पहचान खो देते हैं, उन्हें द्विक लवण या जालक लवण कहते हैं। जैसे कार्नेलाइट KCl MgCl2 × 6H2O सूत्र होता है। पोटासियम या फिटकरी जिसका सूत्र है K2SO4 × Al2SO4 थ्राइस × 24H2O। तीसरा मोहर लवण या क्रिस्टली फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 × NH4 ट्वाइस SO4 × 6H2O। मोहर लवण जल में निम्न प्रकार से आयनित होता है। हम द्विक लवण को बोले थे, आयनित होता है और अपना अस्तित्व खो देता है, पहचान खो देता है। तो ये देखिए, ये मोहर साल्ट है। अब जब इसको जल में हम इसको घोलते हैं तो इस प्रकार से आयनित हो जाएगा फेरस आयन के रूप में Fe2+ आयन, अमोनियम प्लस आयन, सल्फेट 2- आयन और पानी रहता है। दूसरा है जटिल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक जिसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित रहता है संकुल यौगिक कहलाता है। इसमें लिगेंड दाता का तथा केंद्रीय धातु परमाणु ग्राही का कार्य करता है। तो हम इस आधार पर बोल सकते हैं लिगेंड लुईस क्षार होता है और जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो लुईस अम्ल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। जैसे उदाहरण देखिए, इसमें जटिल यौगिक का यह कॉपर अमोनियम सल्फेट, और इसको हम पानी में डालें तो इस प्रकार से आयनित हो सकता है। ये ठोस और विलयन दोनों अवस्थाओं में स्थायी होते हैं परंतु यह जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है, आंशिक रूप से आयनित होता है। अब देखते हैं द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर या जटिल लवण भी बोल सकते हो आप इसको, पूछा जाता है। द्विक लवण और इधर ले लें हम संकुल लवण। पहला द्विक लवण ठोस अवस्था में इनका अस्तित्व होता है। संकुल लवण में देखें तो ठोस और द्रव दोनों अवस्था में स्थायी रूप से अस्तित्व होता है। दूसरा जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देता है द्विक लवण, जबकि संकुल लवण जलीय विलयन में अपनी पहचान बनाए रखता है। द्विक लवण जल में पुनः आयनित हो जाते हैं, संकुल लवण जल में कभी कभी आंशिक आयनित होते हैं। द्विक लवण के गुण मूल यौगिकों के समान होते हैं और संकुल लवण के गुण मूल यौगिकों से अलग होते हैं। द्विक लवण में धातु आयन की सामान्य संयोजकता होती है जबकि संकुल लवण में धातु आयन की सामान्य संयोजकता के साथ साथ समन्वय संख्या भी होती है। द्विक लवण का उदाहरण है जिसको हमने पहले भी चर्चा किया, कार्नेलाइट, फिटकरी, मोहर लवण। संकुल लवण का उदाहरण टेट्राइमिन कॉपर 2 सल्फेट, टेट्राइमिन कॉपर 2 आयन, इस प्रकार से और बहुत सारे संकुल लवण हैं। संकुल लवण के प्रकार
ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला धनायनिक संकुल, दूसरा ऋणायनिक संकुल और तीसरा उदासीन संकुल। आप इसको कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने का तरीका ये है, देखिए हम सूत्र के माध्यम से बताते हैं। MlN ये पॉजिटिव आयन है इसमें। अच्छा, M केंद्रीय धातु परमाणु है, ये लिगेंड है और ये लिगेंड की संख्या है, और ये जो है प्लस आयन है, तो धनायनिक संकुल को बताएगा, इससे स्पष्ट है। या फिर इसको इस प्रकार से लिखा जाता है MlN और आवेशित क्षेत्र है उसको बाहर लिखा जाता है, जिसका उदाहरण पहले वाला प्लस वाले का हमने लिया यहाँ पे। उसके बाद ये दूसरे का उदाहरण है। तो आज इस प्रकार से देख करके पहचान सकते हैं धनायनिक संकुल को। ऋणायनिक संकुल कैसे पहचानेंगे? नामकरण हम बाद में बताएंगे, अभी आप संकुल पहचानना जानिए, कौन धनायनिक है, कौन ऋणायनिक है, कौन उदासीन है। ये देखिए ऋणायनिक में यहाँ आयन के रहेंगे रूप में रहेंगे यहाँ पे, और या फिर इस रूप में लिख सकते हैं, कोई भी क्षारीय धातु या क्षार धातु या केटायन बाहर रहेंगे, माने पहले केटायन को लिखा जाएगा, फिर जो है संकुल आयन को लिखा जाता है। उदाहरण देखिए इसमें, ये इस प्रकार से आप पहचान सकते हो ऋणायनिक संकुल को। उदासीन संकुल कैसे पहचानोगे? इस प्रकार से रहेगा। कहने का मतलब इसके कोष्टक के बाहर या गुरु कोष्टक के पहले न तो कोई केटायन रहेगा, न ही गुरु कोष्टक के बाद कोई एनायन रहेगा। जबकि हम देख रहे थे धनायनिक संकुल में क्या होता था, गुरु कोष्टक के बाद एनायन है, और ऋणायनिक संकुल में केटायन है बाहर में पहले गुरु कोष्टक के। तो ये इनकी पहचान है, आप इस आधार पर पहचान सकते हो। उदासीन संकुल का उदाहरण ही हो जाएगा। फिर लिगेंड के आधार पर संकुल लवण के प्रकार तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होमोलेप्टिक जटिल यौगिक, दूसरा हेट्रोलेप्टिक जटिल यौगिक या संकुल लवण बोल सकते हो आप। होमोलेप्टिक में क्या होता है, लिगेंड के सभी दाता परमाणु समान होते हैं, उन्हें होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं। ये संकुलन हो गया, संकुल होगा। जैसे उदाहरण देखिए, इसमें 6 लिगेंड हैं, सबके सब साइनाइड ही हैं। इसमें 4 लिगेंड हैं, सब कार्बोनिल हैं। इसमें 4 लिगेंड हैं, सबके सब अमोनिया हैं। इसमें देखिए हेट्रोलेप्टिक जटिल यौगिक, जिनमें लिगेंड के दाता परमाणु अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग लिगेंड होंगे। ये देखिए इसमें हम देख रहे हैं 2 लिगेंड अमोनिया हैं और 2 क्लोरीन हैं। यहाँ पे देखिए 2 अमोनिया हैं, 2 क्लोरीन हैं, मतलब यहाँ पे अलग अलग लिगेंड हो गया, अमोनिया और क्लोरीन हो गया, जबकि यहाँ पे सेम था। तो इसी प्रकार से हम इसको 2 प्रकार से होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक जटिल यौगिक में विभाजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पहचान लेंगे। एक देखिए, एक उदाहरण ले रहे हैं हम संकुल यौगिक का। तो इसमें कौन कौन सा भाग को क्या क्या बोलते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, ये जो बड़ा कोष्टक है, गुरु कोष्टक है, यहाँ एक कोष्टक है। तो ये जो कोष्टक के अंदर जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जैसे कॉपर और अमोनिया है, तो इस एरिया को बोलते हैं उपसहसंयोजी क्षेत्र। ठीक है, कौन है? बड़ा कोष्टक के अंदर वाला भाग उपसहसंयोजी क्षेत्र या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है इंग्लिश में। फिर ये जो राउंड आया आपका, देख रहे हो सल्फेट, बड़ा कोष्टक या गुरु कोष्टक के बाद जो लिखा गया है, इसको बोलते हैं आयनीकरण क्षेत्र। ठीक है, या फिर एन आयन का क्षेत्र है। अगर इधर रहता तो केटायन रहता है इधर। Cu केंद्रीय धातु आयन है। तो जो भी बड़ा कोष्टक के बाद धातु आयन लिखा जाता है उसको हम केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। फिर ये जो नीला कलर में लिखा गया अमोनिया, इसको लिगेंड बोला जाता है। ये लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के बाद लिखा जाता है। और लिगेंड की संख्या को बताने के लिए, जैसे हमने यहाँ कोष्टक के बाहर 4 बताया है, वो लिगेंड की संख्या है, जिसको हम उपसहसंयोजन संख्या बोलते हैं। तो जितने भी लिगेंड की संख्या होगी उसको बोला जाता है समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या। तो इस प्रकार से हमको
याद रखना होगा। और एक ये सूत्र है, तो इसमें हम चर्चा करें तो ये आयरन जो है केंद्रीय धातु आयन होगा, साइनाइड लिगेंड होगा, और 6 लिखा है वो उपसहसंयोजन या समन्वय संख्या होगा। 4- आयनीकरण क्षेत्र है, तो ये आयन है, 4 आयन है इसमें, और ये ऋणावेशी संकुल है। और बड़ा कोष्टक जो दिख रहा है आप लोगों को, गुरु कोष्टक, इसके अंदर वाला पूरा भाग Fe(CN6) ये क्या कहलाता है? उपसहसंयोजी क्षेत्र कहलाता है।